हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। तो कैसा है हाल चाल आप लोग का? आई होप बिल्कुल बढ़िया होगा। तो हम लोग आजकल प्रैक्टिस सेट कर ही रहे हैं डेली की डेली। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आगे फिर आज बढ़ेंगे। अब मैंने नंबर डालना इसमें छोड़ दिया कि प्रैक्टिस सेट में कौन सा नंबर है कौन सा नहीं। ठीक है, डेली डेली कुछ ना कुछ करते रहें, सीखना ज़रूरी है। ये नंबर 1 सीरीज़ नंबर 2 सीरीज़ इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल अब चलिए आज के जो कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्या मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मैंने कुछ बुक से लिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इनमें मतलब क्वेश्चन मुझे ऐसे भी मिले कि इस बुक से क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे तो खुद पता चलेगा। कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक हैं, मतलब उनका जो नेचर है वो बहुत ही बेसिक नेचर है क्वेश्चंस का। और कुछ कुछ ऐसे हैं जो बेसिक होते हुए भी काफ़ी कह सकते हो आपकी मतलब आपको थोड़ा सा सोच करके ही उसका जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे। चाय वाय अगर आपने पी है तो पी लीजिए, मतलब नहीं पी है तो पी लीजिए, क्योंकि शाम हो चुकी है और गर्मी तो अपना रंग दिखाई रही है अच्छे से। बारिश वारिश तो हो नहीं रही है। चलिए फिलहाल आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे और अपना काम शुरू करते हैं फटाफट। बारिश वारिश होती रहेगी। 2-3 लाइन मैं आप लोगों के लेकर के आई हूँ। यूं ही नहीं गुजरेंगे हमेशा नहीं दिन, बेबसी में खीज में घुटन में ऊबों में, आएगी वापस हरियालियाँ झुलसी हुई दोबों में। बात बिल्कुल सही है और ये चीज़ आप अगर रिलेट करेंगे और खुद से जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमेशा जो है समय होता है वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कभी हम परेशान होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम ऊब जाते हैं, कभी हम इरिटेट हो जाते हैं। तो इंसान के बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, अब जैसे भी दिन आए, जैसा भी टाइम आए, हमें उनको फेस करके उनसे थोड़ा सा उनको टैकल करना चाहिए और टैकल करके फिर आपको एक अगले फेज़ में अपना कदम रखना चाहिए। और जैसे-जैसे आप इस तरीके से रखेंगे तो एक नया-नया मतलब नयापन और एक नई-नई चीज़ें हमेशा आपको जीवन में मिलती रहेंगी। ठीक है? तो थोड़ा-सा पेशेंस रख के और एक पॉज़िटिव एनर्जी के साथ जो है आगे बढ़ना है। और जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो भी आपका मतलब आपको लाइफ़ में जो भी करना है वो चीज़ आपको करते जाना है। ठीक है? तो चलिए आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, रसोई घर में विदेशी शैली उपयोगी है क्योंकि जो आपका किचन होता है उसमें जो विदेशी शैली का किचन होता है वो उपयोगी क्यों होता है? थकावट नहीं होती, कार्य शीघ्र होता है, समय व शक्ति की बचत होती है या सफाई रहती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा समय व शक्ति की बचत होती है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, फ्रीज उपयोगी है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए, सजावट के लिए, ठंडा रखने के लिए, आधुनिकता के लिए। अब कुछ लोग तुरंत ठंडा रखने वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, पर इसीलिए मैंने कहा ना कि क्वेश्चन है बेसिक, लेकिन उसका आंसर आपको सोच के देना पड़ेगा। तो इसमें भी हम लोग जाएंगे ए के साथ, यानी कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य और जीवन टिका है सफाई पर, भोजन पर, घर की व्यवस्था पर, या फिर रसोई घर की स्वच्छता और उत्तम व्यवस्था पर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, सदस्यों का स्वास्थ्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और स्वास्थ्य कहाँ से रिलेटेड होगा आपका? भोजन पर। ठीक है, क्योंकि जब आप सही तरीके से भोजन करेंगे, आपका डाइट सही होगी, तो हम जो है हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर, प्रेशर कुकर किस काम आता है? बहुत आसान है, भाप से पकाने के लिए, तलने के लिए, उबालने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए। सबको पता है भाप से भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर काम आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन परोसने की सर्वोत्तम शैली है देशी शैली, विदेशी शैली, बुफे शैली या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे सर्वोत्तम शैली बताई गई है वो बताई गई है बुफे शैली। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य है भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ाना, भोजन को सुपाच्य बनाना, भोजन को चबाने योग्य बनाना, या भोजन में पोषक तत्वों को घटाना। अब अगर इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन दिया होता, ऑल ऑफ द एबव, तो हम बिल्कुल जा सकते थे कि तीनों ऑप्शन के साथ जा सकते थे हम, क्योंकि बात सही, भोजन को हम इसीलिए पकाते हैं कि वो सुपाच्य हो सके, भोजन उसमें पोषक तत्वों की बढ़ोतरी हो सके और भोजन चबाने योग्य हो सके। तो लेकिन अब यहाँ पर ये दिया नहीं गया, तो हमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है चूज करना है। तो वो उसमें आंसर होगा हमारा कि भोजन को सुपाच्य बनाना। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा हमारा। फिर नेक्स्ट है, भोजन को बार बार पकाने से क्या हानि होती है? भोजन ठंडा नहीं होता, भोजन बासी हो जाता है, भोजन कम हो जाता है, भोजन के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो इतना तो आपको पता ही है कि भोजन के जो पोषक तत्व क्या होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर आप उनको बार बार गर्म कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय मिलाया जाता है अमोनिया, नींबू का रस, स्प्रिट या नमक का पानी। एक सेकेंड, तो जो आपका है ये
नमक का पानी मिलाया जाता है जब कच्चे रंग के कपड़े हम धोते हैं। तो आपने देखा होगा कॉटन के कपड़े खरीद के लाते हैं, तो अगर उनमें से हल्का थोड़ा कलर निकलता है तो हम क्या करते हैं, उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल के 1 घंटे 2 घंटे के लिए कपड़े को रख देते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सिरके का प्रयोग करने से कपड़ों में आ जाती है, क्या आती है? मजबूती, चमक, सफाई, सफ़ेदी। तो बिल्कुल सही बात है, चमक आ जाती है अगर आप कपड़े में विनेगर डाल देते हैं तो, कपड़े धुलते समय उसमें। फिर नेक्स्ट है, सूती कपड़ों की चमक के लिए उपयोग किया जाता है। नील उपयोग किया जाता है, नमक या सिरका या साबुन। तो सूती कपड़ों में जब हमें चमक लानी है, अगर वाइट कलर का जो कपड़ा है आपका, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नील का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? नील का। अब इसमें जो ऑप्शन दिया वो नील ही दिया गया है, जरूरी तो नहीं सूती कपड़ा वाइट ही हो। चलिए फिलहाल आप नील के साथ ही जाइए। फिर है, धुलाई के लिए किस प्रकार का जल उत्तम होता है? तो मृदु जल, कठोर जल, ठंडा जल या गर्म जल। ये भी आपको पता है कि मृदु जल का उपयोग सबसे अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि वो पानी के साथ आसानी से झाग निकालता है। फिर नेक्स्ट है, रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए प्रयोग करते हैं नींबू का रस, नमक का पानी, मेथिलेटेड या फिर कुछ नहीं। तो इसमें जो हम लोग चमक के लिए उपयोग करते हैं वो है आपका सी ऑप्शन, मेथिलेटेड यूज करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि चावल का कलफ किन वस्त्रों को दिया जाता है? रेशमी वस्त्रों को, ऊनी वस्त्रों को, सूती वस्त्रों को, कृत्रिम वस्त्रों को। सबको पता है कि सूती वस्त्रों में चावल का माड़ मतलब चावल का कलफ लगाया जाता है। नेक्स्ट है, रेशमी वस्त्रों में किस चीज़ का कलफ लगाया जाता है? अरारोट है, गोंद है, साबूदाना है, मैदा है। ये भी आपको पता है कि जो आपका यहाँ पर गोंद होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आज इस तरीके से निशान लगाते हैं, गोंद हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो। नेक्स्ट है, ऊनी वस्त्रों को धोने के बाद सुखाना चाहिए, रस्सी पर लटकाकर, हैंगर से टांगकर, समतल स्थान पर, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है समतल स्थान पर आपको जो है ऊन वाले कपड़ों को सुखाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अच्छा है, सॉरी ये 2 बार हो गया है। फिर नेक्स्ट है, घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत होती है? इसमें तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डाल दिया मैंने, सभी की बचत होगी, जाहिर सी बात है। और एक चीज़ और होगी कि एनर्जी, जो लोग मोटे हैं उनको भी थोड़ा फ़ायदा होगा, उनका मोटापा थोड़ा कम होगा जब वो घर पे कपड़े धुलेंगे तो। खैर ये तो मजाक की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वस्त्रों में गोंद का कलफ लगाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा पीछे कि जो रेशम के कपड़े होते हैं उसमें गोंद का कलफ लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वस्त्र धोने के क्या लाभ हैं? कपड़े साफ हो जाते हैं, दुर्गंध नहीं आती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। उन्हीं कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग करते हैं निरमा का, रीठे के घोल का, नहाने के साबुन का, कपड़े धोने के साबुन का। तो उन्हीं कपड़ों को धोने के लिए हम प्रयोग करते हैं रीठे के घोल का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रीठा का, मिट्टी का, अपमार्जक का या सोडा का। इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो होता है अपमार्जक का। ठीक है। नेक्स्ट है, हल्दी का दाग छुड़ाने की विधि है ग्लिसरीन द्वारा, नमक द्वारा, पेट्रोल द्वारा या तनु पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। तो हल्दी का दाग अगर छुड़ाना है तो उसको आपको तनु पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा जो है हल्दी के दाग को छुड़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सिलाई करते समय अस्तर कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं। जब आप सिलाई करते हैं तो अगर मान लीजिए आपको कुर्ता बनाना है और उसमें आपको अंदर लाइनिंग लगानी मतलब अस्तर लगाना है, तो अस्तर को जोड़ने के लिए आप कौन सी सिलाई करते हैं? कच्चा टाँका लगाते हैं, हेमिंग टाँका लगाते हैं, तिरछी कच्ची सिलाई लगाते हैं या सम कच्चा टाँका लगाते हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका सी, यानी कि तिरछी कच्ची सिलाई वाला टाँका लगाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेस्ट विधि से नाप लेने पर कपड़े सुंदर लगते हैं, फिटिंग अच्छी आती है, सभी को फिट आ जाता है या फिटिंग सही नहीं आती है। तो इससे इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा कि कपड़े जो फिटिंग रहती है वो काफ़ी अच्छी आती है कपड़ों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरपन के लिए लगाते हैं जब आप तुरपाई करते हैं गले वगैरह पे पट्टी लगा करके, कुर्ते का चाहे ब्लाउज के। रनिंग टाँका लगाते हैं या हेमिंग टाँका लगाते हैं, तिरछी सिलाई टाँका लगाते हैं या असम कच्चा धागा लगाते हैं। तो तुरपन के लिए हम हमेशा हेमिंग जो आपका हेमिंग टाँका होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। ये बहुत आसान है, सिलाई के लिए कपड़ा काटते समय कपड़े पर निशान लगाते हैं मिल्टन चौक से। ठीक। नेक्स्ट है, पशुजन रेशा कौन सा? ये भी बहुत आसान है, जो आपका ऊन है वो आपका पशुजन रेशा है। बाकी आपका नायलॉन क्या है? सिंथेटिक है। सूती और लिनन आपका सेलुलोजिक फाइबर है। फिर नेक्स्ट है, सूती तंतु प्राप्त होता है बिनौलों से, कीड़ों से, निम्बोरी से, अन्य किसी से। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसको जो है कमेंट सेक्शन में ना आप बताना। इसमें यहाँ पर वो शब्द नहीं लिखा है कि सूती तंतु कहाँ से प्राप्त होता है, लेकिन आपको जरूर पता होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, होमवर्क है आप लोग का। मैं आप लोग को इतना आंसर बता रही हूँ, आप लोग मुझे एक बता देना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सिलाई किट में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नहीं रखी जा सकती? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन है, बताइए ये सिलाई मशीन को नहीं रख सकते, बात खत्म। फिर नेक्स्ट है, धड़ के नीचे से वस्त्रों के लिए आवश्यक माप है, मतलब जो आपका जो धड़ है उसके नीचे की माप जब हम लेते हैं तो उसमें आवश्यक नाप क्या है आपकी? तो इसमें ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि क्या बोलते हैं,
लंबाई, सीट और पैंचा, मतलब ये तीनों जो चीज़ें होती हैं इनका माप लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बस पढ़ लेना है कि इन चीज़ों की माप ये ली जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हैजा फैलाने में सहायक है, तो क्या है, मक्खी है, मच्छर है, बरसाती कीड़े मकोड़े हैं, दूषित जल है। तो हैजा फैलाने में जो है वो क्या करती हैं, मदद कौन करता है, मक्खियाँ करती हैं। जल से फैलने वाला रोग कौन सा है, तपेदिक है, मोतीझरा या टाइफाइड है, या टिटनेस है, या प्लेग है। तो आपका जो मोतीझरा यानी कि टाइफाइड है ये आपके पानी से फैलता है। ठीक है, और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से भी ये फैलता है। और तपेदिक आपको पता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। टिटैनी आपका माइक्रोबैक्टीरियम टिटैनी से फैलता है। और प्लेग भी आपका बैक्टीरिया से ही फैलने वाला है। ठीक है, फिर दूसरा है टाइफाइड रोग का जीवाणु है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये क्या है आपका साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और जो विब्रियो कॉलरा है वो आपका हैजा फैलाता है। और वेरियोला वायरस से आपका जो है चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, और एंटमीबा जो होता है ये एक तरह से पेचिस वगैरह होती है, जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक तरह का ये भी एक वायरस होता है जिससे पेचिस वगैरह होती है, डिसेंट्री। नेक्स्ट है पेचिस में करना चाहिए, आराम करना चाहिए, काम करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है आराम करना चाहिए, और बहुत ही क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, घोल वगैरह पीना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ये सब हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग है, रिकेट्स है, हैजा है, मलेरिया है, टिटनेस है। सभी को पता है कि हैजा जो है गंदे पानी से, अशुद्ध जल से। ये वाला जो क्वेश्चन है अशुद्ध जल से फैलने वाला, ये टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। हैजा के जीवाणु का नाम बताइए, ट्यूबरकल बैसिलस वायरस, या कॉमा बैसिलस, या साल्मोनेला टाइफी। तो जो हैजा के जीवाणु का नाम है वो है कॉमा बैसिलस। ये नाम इसका इसलिए है कॉमा बैसिलस, इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि ये कॉमा के आकार का होता है, इस वजह से इसका ये नाम है। ठीक है, बाकी इसका नाम तो अभी आपने इधर देखा ही, कहाँ गया इसका नाम, अच्छा इसमें नहीं है। चलिए, अब दूसरा है आंत्रशोथ, यानी कि मियादी बुखार फैलाने वाले जीवाणु का नाम है। मियादी बुखार क्या है आपका, वही आपका टाइफाइड है। तो टाइफाइड किससे फैल रहा है आपका, साल्मोनेला टाइफी से, बी के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अतिसार रोग फैलता है बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, इन तीनों में। तो बरसात में आपका अतिसार रोग फैलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है, नहीं बताऊंगी बिल्कुल, तपेदिक के लिए लगाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस में। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस को ही आपको जो है क्या बोलते हैं, मृत्यु का कप्तान भी बोलते हैं। ये चीज़ आपने देखा होगा और पता भी होगा आपको, 10th की बुक में है ये। मक्खी द्वारा कौन सा रोग फैलता है, छोटी माता, तपेदिक, मलेरिया, हैजा। तो अभी हैजा से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि सिर्फ आंसर घुमा फिरा करके है, लेकिन 4-5 तरह के क्वेश्चन आपको मिल गए हैजा वाले। अगर ये चारों आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कभी भी हैजा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई एम श्योर कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए, इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। अब ये हम लोग मतलब क्वेश्चन तो खत्म होता है यहाँ पे। एक नई चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एक आया है एक जीबीएस सिंड्रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है गुलेन बेर सिंड्रोम। ठीक है, इस समय ये काफ़ी ये सिंड्रोम जो है फैला हुआ है साउथ अमेरिका का, जो एक आपका पेरू वहाँ की कंट्री है, तो पेरू में ये फैला हुआ है। और इस सिंड्रोम की वजह से ही वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये एक तरीके का कैसा है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, मतलब कि जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र हमारा होता है उसी से रिलेटेड ये जो है डिसऑर्डर है। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें दिक्कत लोगों को लाइक जैसे कोविड के सिम्टम्स हैं उसी टाइप के कुछ हैं इसके। लेकिन मेनली जो ये क्या कर रहा है, अटैक्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उस पर ये अटैक कर रहा है। और अगर इसकी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया कोई पर्सन अगर इससे, तो उसको लकवा या फिर उसको पैरालिसिस की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, थोड़ा सा करंट का टॉपिक है, ये नेट वगैरह में पूछा जा सकता है या कभी आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कि ये जो गुलेन बेर सिंड्रोम है इसका फुल फॉर्म यही है, मतलब अगर जीबीएस है तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और आपको ये याद रखना है कि पेरिफेरल नर्वस पे ये अटैक करता है और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट डिसऑर्डर है ये, लेकिन वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल गया है, बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो गए हैं, इसलिए वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। ठीक है, साउथ अमेरिका के पेरू कंट्री में। ठीक, फिर अब है बस, अब कुछ नहीं है आज के लिए, बस इतना ही था। हम ऐसे ही छोटा छोटा अपना तैयारी करते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। बाकी आप लोग देखना क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लगे या मतलब जो भी आपको लगे वो बताइएगा। अब चलिए मिलते हैं, कल दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और फिर ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि बस और सिर्फ आप पढ़ाई करते रहिए, यही कहूँगी मैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए, खाना पीना खाइए, मस्ती करिए, मौज करिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत रिलैक्स होकर के पढ़ाई करिए। हड़बड़ाइए नहीं कि एग्ज़ाम आएगा, आयोग आएगा, मतलब आयोग का गठन होगा। सुनने में आ रहा है कि आज तो आयोग का गठन हो चुका है,
और अब एग्ज़ाम देखिए, जब भाई गठन भी हो गया है तो एग्ज़ाम भी वो लोग जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट कर ही देंगे कि कब एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आप अपने अस्त्र शस्त्र हर चीज़ को लेकर के बिल्कुल रेडी रहिए, ठीक है, कि तुरंत आप युद्ध में शामिल हो सकें। चलिए फिलहाल अब मिलते हैं दूसरे टॉपिक में, दूसरे वीडियो में, दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।